अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की रहमतों, सादतों और बरकतों की आप सबको ढेरों ढेर मुबारक हो। अब से हम अपने लेक्चर में रमज़ान मुबारक की सादतों, बरकतों और रहमतों का तज़किरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में करेंगे। एक बात याद रहे, जो भी हदीस मुबारक पेश की जाए वो खुलासा होगा हदीस मुबारक का, वही अल्फाज नहीं होंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे माफ़ फरमाए। आज की हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक की हर शब सुबह सादिक तक एक फरिश्ता निदा देता है, ऐलान करता है, ए भलाई का इरादा करने वाले अपना इरादा पुख्ता कर और खुश हो जा। ए बुराई का इरादा करने वाले अपने इरादे से बाज आ जा। फिर वही फरिश्ता निदा देता है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसकी तलब पूरी की जाए? है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा को कबूल किया जाए? है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ पूरी की जाए? है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए? फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मज़ीद रहमतों और मग़फ़िरतों का तज़किरा इन अल्फाज में फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ानुल मुबारक की हर रात इफ्तार के वक्त 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। यहीं तक स्टॉप नहीं किया, बल्कि फरमाया कि जब ईद का दिन आता है, जितने बंदे अल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरे रमज़ानुल मुबारक में बख्शता है, उन सब की तादाद के बराबर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद वाले दिन बंदों को बख्शता है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज की हदीस मुबारक से हमने क्या समझा? पहले नंबर पर यह समझा कि आप लोगों ने अगर कोई भलाई का इरादा किया है तो उसको पूरा करें, लेकिन अगर किसी ने कोई बुराई का इरादा किया होगा तो खुदारा अपनी बुराई से बाज आ जाए और रब से तौबा करें, बख्शिश तलब करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर बख्शेगा और जायज़ नेक मकासद के सवाल अल्लाह से ज़रूर करें, अल्लाह पूरे फरमाएगा। और एक दुआ ज़रूर किया करें, या अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार कर ले जिनको तूने रमज़ान मुबारक में हर रमज़ान में इफ्तारी के वक्त बख्शना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नेक काम करने और हदीस मुबारक सुनने और उसको आगे फैलाने और सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 19 पर दी गई है बुक पर, और एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 20 पर दी गई है। स्टूडेंट, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्स में भी आ चुकी हैं। अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? फोर्सेस P, Q, R acts at a point parallel to the sides of triangle ABC taken in the same order. Show that the magnitude of the resultant is P square plus Q square plus R square minus 2QR cos A minus 2RP cos B minus 2PQ cos C whole raised by 1/2 है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पहले उसको समझें। आज के क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? फोर्सेस P, Q, R acts at a point and parallel to the sides of triangle ABC taken in the same order. So पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये XY प्लेन है, ये X एक्सिस है, ये X बार और ये हमारे पास Y एक्सिस और ये Y बार है। हम सपोज दैट हमारे पास फोर्स है P, मैं इसको नाम दे दूं P। दूसरी फोर्स है मेरे पास Q और तीसरी फोर्स है R। आप लिखिए सपोज दैट वी हैव फोर्स P, Q, R एक्ट एट अ पॉइंट। आपने जो इसकी थ्योरी लिखनी है वो इस अंदाज में लिखनी है। आपने लिखिए लेट वी हैव सपोज दैट वी हैव फोर्स P, Q, R एक्ट्स एट अ पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कहा गया? फोर्स P, Q, R एक्ट एट अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है A, B, C।
अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो फोर्सेज हैं ये पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल इस तरह हो, इस फॉर्म में हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो फोर्स P है ये किसके पैरेलल होगी, साइड BC के। फोर्स Q किसके पैरेलल होगी, साइड CA के। और फोर्स R किसके पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, साइड AB के। ओके, हम कहते हैं इसको दैट वी हैव ट्रायंगल ABC एंड फोर्स P इज पैरेलल टू द साइड BC, फोर्स Q इज पैरेलल टू द साइड CA and force R is parallel to the side A. Okay? यहां तक समझ आइए। आपने क्या लिखना है, we have forces P, Q, R act at a point, take a triangle ABC. Let us suppose that force P is parallel to the side of BC, force Q is parallel to the side CA and force R is parallel to the side AB. Okay? ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि we find the magnitude of the resultant of the forces. Okay? इसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो आप उसको सुन लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। इंक्लिनेशन बेसिकली कहा जाता है कि कोई भी फोर्स, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा, हम इसको कैसे समझेंगे। अब सपोज दैट मैंने फाइंड करना है कि ये फोर्स P है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, फोर्स Q है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, और फोर्स R जो है इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। बेसिकली हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। मीन टू से हमारा जो टारगेट है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि सपोज R प्राइम इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। We find magnitude of R prime। हमारा जो टारगेट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ R प्राइम फाइंड आउट करना। मतलब ये है कोई भी फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। और मैग्नीट्यूड के लिए आपको याद हो तो हमने एक फाइंड किया था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हेन इट्स रिजॉल्व पार्ट्स आर गिवन। क्या था हमारे पास रिजल्ट, बेसिकली उसी के रूप में हमारे पास क्या आएगा, R प्राइम इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब ये है कि हमने x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं और y कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल रेज़ पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ आ गई है। ओके, अब हम फाइंड करते हैं इंक्लिनेशन। फोर्स P का इंक्लिनेशन क्या होगा, फोर्स Q का इंक्लिनेशन क्या होगा, फोर्स R का इंक्लिनेशन क्या होगा। आपसे क्वेश्चन, इंक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई फोर्स, कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है हम उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अब कंसीडर करें कि जो फोर्स P है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। मैंने बताया था कि जब दो फोर्स की जो कोई पैरेलल लाइन चलती है, जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल आ जाती है तो उनका जो एंगल है वो क्या होता है, एंगल उनके दरमियान जीरो होता है। तो ये जो फोर्स P है इसका जो इंक्लिनेशन होगा, जो इसका एंगल होगा वो जीरो होगा। अब फोर्स Q का क्या होगा, देखिए ये हमारे पास P जो है इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, जीरो। फोर्स Q का इंक्लिनेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपने मुझे अभी बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स Q है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम बेसिकली इंक्लिनेशन को कैसे फाइंड आउट किया होता है, एंटी क्लॉकवाइज फाइंड आउट करना होता है। ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। अगर हम फोर्स इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हम बेसिकली इसको इस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे आएगा जरा देखिए, यही फोर्स Q है, आप इसको यूं लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली साइड ऑफ द ट्रायंगल है, इस साइड का एंगल C है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस C। स्टूडेंट ये कैसे आया, जरा गौर कीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में Q लाई कर रहा है, यहाँ तक आपका जो टोटल एंगल होगा वो 180 है। अब आपकी फोर्स Q इस जगह पर पड़ी हुई है, तो अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 180 माइनस इसका जो भी कंपोनेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पर C कंसीडर किया हुआ है। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या आएगी, 180 माइनस C, यहाँ पे भी लिख दिया।
ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह अगर आप इंक्लिनेशन ऑफ आर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे आएगा? बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। अब देखिए आर कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? 180 प्लस जो भी हमारे पास एंगल हो उसको ऐड किया जाता है। अगर हम इसी को यहाँ पर कंसीडर करें तो हमारे पास ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? 180 प्लस बी आ जाएगा इस साइड में। सो आप कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स P इज 0, फोर्स Q इज 180 माइनस सी और फोर्स R इज 180 डिग्री प्लस B की फॉर्म में है। ये इंक्लिनेशन आएगी। सो एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? मैं लिखता हूँ एक्स कंपोनेंट बेसिकली एक्स कंपोनेंट हम इस सब फोर्सेस का कोसाइन के साथ एंगल चेक करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लस कोसाइन एंगल। तो हमारे पास क्या आएगा? फोर्स P का आ जाएगा P cos, इसका एंगल क्या आ रहा है स्टूडेंट? 0 डिग्री प्लस Q फोर्स का क्या आएगा? इसका आएगा Q, इसका एंगल क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 180 माइनस सी। इसी तरह प्लस R फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है? R, इसका एंगल क्या आ रहा है स्टूडेंट? एंगल इसका आ रहा है 180 प्लस B। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है? x cos 1 डिग्री cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आता है p प्लस q। ओके, अब जरा देखें cos 180 माइनस थीटा, आप यहाँ पे लिख लें साइड पे। cos पाई माइनस थीटा बेसिकली इक्वल होता है, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई है तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे cos माइनस थीटा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए cos पाई प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे? माइनस cos थीटा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि cos, अब अगर पाई प्लस थीटा देखें तो cos सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस cos थीटा लिखा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 180 माइनस सी किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा? cos 180 डिग्री माइनस सी इक्वल आ जाएगा माइनस सी के, और इसी तरह cos 180 डिग्री प्लस बी, ये भी किसके इक्वल आएगा? cos सी और cos बी। सो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस cos 180 डिग्री माइनस सी किसके इक्वल है? माइनस cos माइनस सी के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos सी माइनस यहाँ पर आ गया। इसी तरह cos 180 प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा? माइनस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? b है, तो यहाँ पर b है। तो cos 180 डिग्री प्लस b किसके इक्वल आएगा? माइनस cos b के। तो यहाँ पर भी हम इसी को माइनस को रिप्लेस करके हमारे पास आ गया r cos b की फॉर्म। ओके, हमारे पास x कंपोनेंट कुछ आ गया p माइनस q cos c माइनस r cos b की फॉर्म। ओके, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दूसरे वे में भी समझा देता हूँ। सपोज दैट अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आई कि मैंने जो लिखा है cos 180 माइनस सी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos चला गया और वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो मैंने डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया cos c माइनस cos c की फॉर्म में। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो इस तरीके से भी समझ सकता है। जरा देखिएगा, हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस सी को माइनस cos c। ये मैं प्रूव करके दे देता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। सपोज दैट आपको अगर याद हो, हमारे पास एक फार्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? ये इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अगर इसी फार्मूले को फॉलो करें यहाँ पर, हमारे पास क्या आएगा? ये cos 180 डिग्री माइनस सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा cos 180 डिग्री cos c। ओके, इसी तरह माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आएगा प्लस sin 180 डिग्री sin c। ओके स्टूडेंट्स, cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? -1 के, और
साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 0 के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट? बेसिकली हमारे पास आ जाएगा -1 cos c प्लस ये हमारे पास कंपोनेंट 0 होगा तो क्या आ जाएगा 0 sin c, तो क्या बन गया टोटल माइनस cos ऑफ c प्लस 0 विच इज इक्वल टू माइनस cos c। उम्मीद करता हूँ कि अब समझ आ गई होगी जो मैंने रिजल्ट लिखा है cos 180 डिग्री माइनस c कैसे पॉसिबल है माइनस cos c। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि cos 180 डिग्री प्लस b कैसे इक्वल आया माइनस cos b के, तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ओके, आपके से दूसरा अब मैंने जो लिखा था रिजल्ट cos 180 डिग्री प्लस b मैंने लिखा है माइनस cos b के इक्वल। मैं इसको शो करवा के देता हूँ। पहले तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि cos जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो वहाँ पर भी cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो जस्ट एंगल की वैल्यू को नेगेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, मैं इसको फार्मूले के थ्रू करके भी देता हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ओके, अब हम वैल्यूज को लिखें। क्या आएगा? cos 180 डिग्री प्लस b किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला cos 180 डिग्री cos b माइनस sin 180 डिग्री sin b। ओके, cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? -1 के। sin 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के। ये क्या आ जाएगा? -1 cos b माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 0 sin b, तो हमारे पास ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइनस cos b। सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos b, तो ये हमारे पास cos 180 डिग्री प्लस b का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने रिजल्ट बेसिकली लिखा है कि p cos 0 तो हमारे पास 1 की इक्वल, तो वो हमारे पास p की फॉर्म में आ गया। cos 180 माइनस c को मैंने लिखा था माइनस cos c के, जो कि मैंने इस रिजल्ट के थ्रू भी प्रूव करके दिया है, मतलब बताया, और यहाँ से भी आपको बताया कि कैसे पॉसिबल है। तो अब यहाँ तक समझ आ गई आपको। x हमारे पास क्या आ गया? p माइनस q cos c माइनस r cos b के इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं y कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। वो कैसे होगा? y के लिए हमारे पास आ जाएगा p, y के लिए कौन सा एंगल लेते हैं? sin। तो क्या आ जाएगा? p sin 0 डिग्री प्लस q sin 180 डिग्री माइनस c प्लस r sin 180 डिग्री प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, तो sin 0 किसके इक्वल होगा? 0 के। हमारे पास y किसके इक्वल है? 0 प्लस q। अब ये देखिए sin 180 माइनस c कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास बेसिकली आएगा sin फाई माइनस थीटा बेसिकली होता है sin थीटा। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास sin 180 डिग्री माइनस c किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल आ जाएगा sin c के। मैं इसको प्रूव भी करके देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी कोई, क्योंकि क्लास सबके लिए होती है, तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। अब मैं ये आपको बताने लगा हूँ cos 180 माइनस c इज इक्वल टू sin 180 माइनस c इज इक्वल टू sin c कैसे पॉसिबल हुआ, वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। sin अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? sin अल्फा cos बीटा और cos अल्फा sin बीटा। हमने लिखा है sin 180 डिग्री माइनस c इज इक्वल टू माइनस प्लस sin c। मैं ये प्रूव करूंगा। अब हम सपोज करेंगे हमारे पास अल्फा 180 है और बीटा c है, तो क्या आएगा? sin 180 डिग्री cos c माइनस cos 180 डिग्री sin c, और sin 180 किसके इक्वल होता है? sin पाई 0 के इक्वल होता है। तो ये कंपोनेंट क्या होता है? 0 cos ऑफ c माइनस cos 180 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? -1 के। तो ये क्या आ जाएगा? -1 sin c। तो हमारे पास क्या आ गया? 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस sin c विच इज इक्वल टू sin c। मीनिंग टू से
साइन 180 माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं साइन 180 माइनस सी की जगह पे जस्ट साइन सी, तो ये क्या बनेगा क्यू साइन सी। इसी तरह अब अगर आप इसको देखें तो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, 180 डिग्री माइनस थीटा बेसिकली माइनस साइन थीटा आता होता है। क्यों? क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसी तरह अगर ये लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस पी सॉरी प्लस बी, ये प्लस है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बी के इक्वल। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करने का वही तरीका है, मैं आपको ये भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओके साइन 180 डिग्री प्लस बी को मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन बी के, फार्मूला अप्लाई करें साइन अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल होगा स्टूडेंट साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, तो हम अल्फा को समझे 180 और बीटा को समझे हमारे पास बी, तो क्या है साइन 180 डिग्री प्लस बी, क्या बनेगा स्टूडेंट साइन 180 कॉस बी प्लस कॉस 180 साइन बी। ओके, तो साइन 180 किसके इक्वल होगा 0, तो ये सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स, और cos 180 किसके इक्वल होगा -1, तो ये साइन बी आ गया। तो बेसिकली हमारे पास 0 माइनस साइन बी विच इज इक्वल टू माइनस साइन बी साइन 180 डिग्री प्लस बी, सो साइन 180 डिग्री प्लस बी किसके इक्वल आ गया माइनस साइन बी। सो हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया माइनस आर साइन बी की फॉर्म में। अब हम इसको इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 हमने बेसिकली जो शो करना है, आपको पता है कि वो हमने फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर कोस ए माइनस 2 आर पी कोस बी माइनस 2 पी क्यू कोस सी होल रेज पर 1/2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। सो हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे बाय, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का बाय replacing value of x and y in equation a, तो क्या आएगा r प्राइम इसके ऊपर आएगा बेसिकली x कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा p माइनस q cos c माइनस r cos b होल पावर क्या आएगी स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, y हमारे पास आया है, हमने इसको मजीद सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं लिखा, ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू q sin c माइनस, हम इसको ये लिख सकते हैं a स्टूडेंट्स, हम इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू q sin c माइनस r sin b की फॉर्म में। अब लिखें बाय रिप्लेसिंग value of x and y in equation a, तो हमारे पास क्या आएगा r प्राइम आ जाएगा, x का कंपोनेंट क्या है p माइनस q cos c माइनस r cos b, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट क्या हमारे पास स्टूडेंट्स q sin c माइनस r sin b, इसका स्क्वायर और होल के ऊपर पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। ओके, अब हम सिंपलीफाई करेंगे, हम सिंपलीफाई करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल इक्वल टू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2 BC प्लस 2C इसके इक्वल है। अगर हम इस फार्मूले को कुछ ऐसे चल पर अप्लाई करना चाहें A माइनस B माइनस C, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। सपोज दैट अगर हमारे पास टर्म आ जाए A माइनस B माइनस C की फॉर्म में, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं A प्लस इंटू माइनस B प्लस इंटू माइनस C की फॉर्म। तो यहाँ आपको फार्मूला बोलना ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर प्लस माइनस C स्क्वायर प्लस 2A माइनस B। अगर हमारे पास इस तरह की टर्म हो फार्मूला इस तरह एक्सपेंड होगा प्लस 2 इंटू माइनस B माइनस C प्लस 2 इंटू किस तरह एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2AB 2BC 2CA। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस C और A। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2BC माइनस 2CA। सिमिलरली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A माइनस B माइनस C होल स्क्वायर। सिमिलरली यही टर्म आपके पास यहाँ पर रिप्लेस हो गया। सपोज दैट आप इसको कहने A, इसे समझते हैं B और इसको समझे C, तो आपके पास ये जो टर्म है ये सिमिलर इस वे में एक्सपेंड हो गई। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? P माइनस Q cos C माइनस R cos B होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? A स्क्वायर B P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर C प्लस R स्क्वायर cos स्क्वायर B। ओके स्टूडेंट्स, प्लस सॉरी क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। माइनस 2 A की जगह पे क्या है? P, B की जगह पे हमारे पास Q cos ऑफ C और क्या आएगा? प्लस 2 B हमारे पास क्या है? cos Q cos C है और C हमारे पास क्या है? R sin B है। तो हमारे पास ये बनेगा इस तरह बनेगा हमारे पास 2Q R cos C cos B। ओके, और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा माइनस 2 R P cos B। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ इसी से को रेस करता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ओके, हमारे पास P माइनस क्यू सी माइनस आर सी होल स्क्वायर किसके इक्वल आया? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर C प्लस R स्क्वायर कोस स्क्वायर P स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर कोस स्क्वायर B और माइनस 2PQ कोस C प्लस 2QR कोस C कोस B माइनस 2RB कोस B की फॉर्म है। इसी तरह अगर हम इस पर फार्मूला एक्सपेंड करें Q sin C माइनस R sin B, ये तो आपको A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? Q स्क्वायर sin स्क्वायर B सॉरी sin स्क्वायर C प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर B माइनस 2QR sin C sin B। इसको आप नाम दे दें 4 का और इस रिजल्ट को नाम देते हैं 3 का। सो हम लिखते हैं बाय 3 एंड 4। बाय 3 एंड 4 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? R प्राइम आ जाएगा। इसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? इसकी जगह पर हम वैल्यूज 3 बन रिप्लेस करेंगे। कौन सी? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर C प्लस R स्क्वायर कोस स्क्वायर B माइनस 2PQ कोस C प्लस 2QR cos C cos B माइनस 2RP cos B की फॉर्म में ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे इस कंपोनेंट की जगह पे और इस कंपोनेंट की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? Q स्क्वायर sin स्क्वायर C प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर B माइनस 2QR sin C sin B की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इसको मैं रिप्लेस करता हूँ स्टूडेंट्स,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बी और माइनस 2 पी क्यू कोस सी प्लस 2 क्यू आर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 2 क्यू आर कोस सी कोस बी माइनस 2 आर पी कोस बी। ओके स्टूडेंट्स, और इस कंपोनेंट की जगह हम कौन सी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगी, साथ आएगा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 2 क्यू आर साइन सी साइन बी। ओके, होल पावर 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास r प्राइम बेसिकली इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर के लिए टर्म है, ये वैसे आ जाएगी। अब देखिए क्यू स्क्वायर, एक हमारे पास क्यू स्क्वायर वाली ये टर्म है और दूसरी हमारे पास क्यू स्क्वायर वाली ये टर्म है। हम दोनों को इकट्ठा करें, दोनों में से क्यू स्क्वायर को ले लें कॉमन, क्यू स्क्वायर, बाकी क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर सी और यहां से क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर सी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह थर्ड टर्म क्या हमारे पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, यहां से हमारे पास ये टर्म है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो हम इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा आर स्क्वायर कॉमन आए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी माइनस 2 पी क्यू कोस सी, और क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म लिखते हैं माइनस 2 आर पी कोस बी। अब ये टर्म 2 क्यू आर कोस सी कोस बी और यहां से हमारे पास माइनस 2 क्यू आर साइन सी साइन बी आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन बी, तो इन दोनों को हम इकट्ठा करें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2 क्यू आर, बाकी क्या बचेगा कोस सी कोस बी माइनस साइन सी साइन बी की फॉर्म, और इन टोटल के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको लिख सकते हैं आप प्राइम रिजल्ट का प्राइम, तो हमारे पास देखें कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 1 के, इसी तरह साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी ये भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये सारा कंपोनेंट 1 प्लस आर स्क्वायर ये सारा कंपोनेंट 1, ओके, माइनस 2 आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 क्यू टी कोस सी, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2 आर माइनस 2 आर पी कोस बी प्लस 2 क्यू आर। अब स्टूडेंट देखें कोस सी कोस बी माइनस साइन सी साइन बी, आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है कुछ इस तरह, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको लिखें कोस सी कोस बी माइनस यहाँ पर है माइनस, सॉरी तो यहाँ पर प्लस आएगा, ओके, माइनस साइन सी साइन बी, ये क्या आ जाएगा कोस
सी प्लस पी, आप इसको लिख सकते हैं cos b प्लस सी। ओके, तो हम इसकी जगह पर cos c cos b माइनस sin c sin b की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, cos b प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास इस सारे की जगह पर क्या आ जाएगा, cos b प्लस सी और होल रेज पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हमारे पास हमें पता है कि जो ट्रायंगल होती है उसकी तमाम एंगल्स को लिखूंगा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। अब हमारे पास एंगल है ए बी सी की फॉर्म में, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 180, और बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में। मैं तो हम बी प्लस सी की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, cos b प्लस सी की जगह पर रिप्लेस करेंगे cos 180 माइनस ए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू cos सी माइनस 2 आर पी cos टी प्लस 2 क्यू आर cos 180 डिग्री माइनस ए और होल रेज पावर 1/2। ऑलमोस्ट हम स्टूडेंट अपने रिजल्ट के करीब हैं। ओके, अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि cos पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आप लोग बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया है cos पाई माइनस थीटा, मीन टू से cos कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos माइनस cos थीटा के फॉर्म में। इन अदर वर्ड, अगर आप इस पर cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें तब भी आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो cos माइनस cos थीटा के फॉर्म में आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के। और अगर इसी में आपके पास वैल्यू आ जाए cos 180 माइनस ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस cos ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हम अब cos 180 माइनस ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस ए। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू cos सी माइनस 2 आर पी cos बी माइनस 2 क्यू आर cos ए 1/2। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। हमारा रिजल्ट क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हम इसको पहले लिख लें माइनस 2 क्यू आर cos ए माइनस 2 आर पी cos बी माइनस 2 पी क्यू cos सी, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हुआ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, सो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 क्या है बच्चों, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है फोर्स पी क्यू एक्स एट अ पॉइंट ओ एंड देयर रिजल्टेंट इज आर। क्या दिया गया, फोर्स पी क्यू एक्स एट पॉइंट ओ एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओसी। हमने ये शो करना है इफ एनी ट्रांसवर्सल लाइन कट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट पी ओवर ओ ए प्लस क्यू ओवर ओ बी इज इक्वल टू आर ओवर ओ सी। मीन टू से आज जो हमारा रिजल्ट है वो बेसिकली ये शो करना है पी ओवर ओ ए प्लस क्यू ओवर ओ बी विच इज इक्वल टू आर ओवर ओ सी की फॉर्म। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे के सारे मैग्नीट्यूड हैं। ओके, ये हमारे पास सारे के सारे मैग्नीट्यूड हैं। तो अब हमने इसको कैसे लिखना है, आपने इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, पहले आपने लिखना है सपोज दैट वी हैव अ फोर्स P, suppose that we have force P which is denoted by OA। ये मैं आपको लिखने का तरीका भी साथ में बता रहा हूँ, मतलब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। We have another force Q which is represented by OB। Suppose that R is the resultant of the both forces P and Q। आप इसको लिख सकते हैं P R is the resultant of force PQ which is represented by C। Suppose that a line L cuts the point A, B, C respectively। आप इसको यहाँ पर लगा लें। अब ये जो लाइन है बेसिकली वो कहता है ना कि ट्रांसवर्सल लाइन कट ए बी सी एट अ पॉइंट ए बी सी, ट्रांसवर्सल लाइन कट द पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ट्रांसवर्सल लाइन स्टूडेंट्स ऐसी लाइन को बोला जाता है जो मुसलसल
कुछ रेज को, कुछ पॉइंट्स को कट करती है। तो अब सपोज करेंगे जो हमारे पास लाइन इससे हम नाम दे देते हैं एल का, ये हमारे पास होगी ट्रांसवर्सल लाइन। हमने शो ये करना है कि इफ फोर्स P Q and the resultant is R and in transversal cut ABC respectively, show हमने ये करना है कि P over OA plus Q over OB is equal to R over OC। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको लिखना कैसे, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है कि suppose that we have a force P which is represented by OA या denoted by OA and other force Q which is represented by OB. We have force R which is the resultant of the force PQ and it is denoted by OC. Suppose that a line L cuts the forces PQR respectively. This line is called to be a transversal line. We have to prove that वो वाला रिजल्ट लिख देना P over OA plus Q over OB is equal to R over OC। फिर आपने लिखना है that। जरा एक बात मुझे बताइए, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास n एक वेक्टर है, आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स? आप लिख सकते हैं ना n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब ये है, अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड को इस साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा n वेक्टर। इसी तरह अगर हमारे पास ये फोर्स P है, आप इसको वेक्टर एरो डालना स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आपके पास वेक्टर्स है। ओके, तो इसी के रिस्पेक्ट में आप इसको यूं भी लिख सकते हैं n एरो इस तरह। ओके, बिकॉज यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो हम इसको मैग्नीट्यूड को अगर इस साइड पर ले जाए तो जो वेक्टर है बेसिकली आ जाता है मैग्नीट्यूड और मल्टीपल ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर, यानी कि n बार और सॉरी n हैट। तो हम इसको n वेक्टर को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं n हैट के फॉर्म। इसी तरह सपोज दैट हमारे पास ये फोर्स P है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मेरे पास ये फोर्स P है P, तो मैं मतलब एक वेक्टर है, हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में P इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड एट ऑफ P। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप फोर्स Q को भी लिख सकते हैं Q F। ओके, आप इसको नाम दे दें 2 का, और आप R को भी ये लिख सकते हैं R और R F, आप इसको नाम दे दें 3 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने कहा हुआ है कि P हम लिखते हैं P वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OA और P बेसिकली इक्वल आ रहा है P इक्वल आ रहा है P ओवर P यूनिट वेक्टर। हम इसको यूनिट में लिख सकते हैं वेक्टर P ओवर P इक्वल टू, मतलब वही चीज जो दोबारा हमने लिखी। अब P किसके इक्वल है? OA के इक्वल है, हम इसको यूं लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर P इज इक्वल टू OA ओवर OA की मैग्नीट्यूड। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि P जो है वो इक्वल है OA, तो हमने इसे OA के इक्वल लिख दिया, और इसी तरह ये P की मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर OA की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आप इसको नाम दे दें 4 का। सिमिलरली Q यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? बेसिकली आ जाएगा, आप अगर यहाँ से देखें तो बेसिकली आपके पास ये बनेगा Q वेक्टर ओवर Q मैग्नीट्यूड। आप इसको लिख सकते हैं Q किसके इक्वल है? Q को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है OB से, हमारे पास क्या आ जाएगा Q यूनिट वेक्टर, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स OB ओवर OB की मैग्नीट्यूड। इसी तरह R यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? OC ओवर OC की मैग्नीट्यूड, बिकॉज R जो है हमने इसको OC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम इसको नाम दे देते हैं 5 का और इसको नाम दे देते हैं 6 का। आप लिख दें बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 4, 5, 6 इन इक्वेशन 1, 2, 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास P वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ P किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? OA ओवर O की मैग्नीट्यूड। आप इसको लिख सकते हैं OA ओवर O की OA की मैग्नीट्यूड। आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं P ओवर OA इनटू OA यूनिट। आप इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। ओके, इसी तरह बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q वेक्टर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा? हमारे पास
वो इक्वल आ जाएगा क्यू यूनिट वेक्टर ऑफ क्यू की वैल्यू हम ये वाली रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ओ बी ओवर ओ पी वेक्टर ऑफ पी मैग्नीट्यूड। हम इसको क्या लिख सकते हैं क्यू ओवर ओ बी की मैग्नीट्यूड। आप इसको इक्वेशन 8 बना देते हैं। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा आर वेक्टर बेसिकली आ जाएगा आर ओवर ओ सी सो हमारे पास आर बेसिकली किसके इक्वल आ गया आर ओवर ओ सी मतलब वेक्टर्स की फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो फोर्स आर है बेसिकली रिजल्टेंट है पी और क्यू का, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं एज आर, आप लिखेंगे एज आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू, सो वी कैन राइट इट एज आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू की फॉर्म में। ओके, अब पी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, पी किसके इक्वल है, पी बेसिकली इक्वल है पी ओवर ओ ए वेक्टर्स, तो आप इसको लिख सकते हैं पी ओवर ओ ए वेक्टर प्लस स्टूडेंट्स क्यू किसके इक्वल है, क्यू इक्वल है क्यू ओवर ओ बी वेक्टर। और इस तरह आर बेसिकली किसके इक्वल है, आर इक्वल है आर ओवर ओ सी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई आप सबको। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, लैम्डा म्यू थ्योरम हमने कुछ इस तरह स्टेटमेंट पढ़ी थी, सपोज दैट आपके पास एक फोर्स है OA और दूसरी थी OB। हमने पढ़ा था कि इफ इट इज लैम्डा OA अदर फोर्स इज म्यू OB देयर रिजल्टेंट इज, हमने तो इसको पढ़ा OC की फॉर्म में, हमने कहा था कि लैम्डा प्लस म्यू OC के इक्वल है, तो ये रेशियो म्यू और ये आएगा लैम्डा। ऐसे था हमारे पास लैम्डा म्यू थ्योरम। बाय लैम्डा म्यू थ्योरम हमने इसको किस तरह लिखा था स्टूडेंट, हमने इसको लिखा था लैम्डा OA प्लस म्यू OB इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू OC। मतलब क्या था कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगी वही रेशियो की फॉर्म में यहाँ पर होगी, और जो मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पर होगी वही रेशियो की फॉर्म में यहाँ पर होगी। अगर आप देखें तो P आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, P ओवर OA, ये दोनों मैग्नीट्यूड की टर्म है, तो ये आपके पास वेक्टर है OA, तो आप इसको लिखेंगे बेसिकली P ओवर OA वेक्टर। इसी तरह Q किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, Q इक्वल आ रहा है आपके पास Q ओवर OB, ये आपके पास मैग्नीट्यूड की टर्म है और ये आपके पास वेक्टर की टर्म है। आप इसको लिखेंगे Q ओवर OB इनटू B। तो इसी के रिस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पर कौन सी रेशियो आएगी, यहाँ पर ये वाली मैग्नीट्यूड की टर्म आएगी, तो आप इसको लिखेंगे ये जो रेशियो है आप इसको लिख सकते हैं Q ओवर OB, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P ओवर OA। ये कैसे लिखा, बेसिकली लैम्डा यहाँ पर है, तो बेसिकली हमारे पास लैम्डा OA एक वेक्टर है, तो ये जो लैम्डा है ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ इस रेशियो की फॉर्म में है लैम्डा म्यू थ्योरम में। इसी तरह अगर यहाँ पर म्यू था एक रेशियो की फॉर्म में, तो ये जो म्यू था आपके पास एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो ये मैग्नीट्यूड इस रेशियो की फॉर्म में यहाँ पर आएगी। सिमिलरली अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड की टर्म है P ओवर OA ये आएगी यहाँ पर, और ये जो मैग्नीट्यूड की टर्म है Q ओवर OB ये आएगी यहाँ पर। सो अगर आप इस टर्म को बाय अप्लाइंग लैम्डा म्यू थ्योरम लिखें तो ये कैसे लिखी जाएगी, ये बेसिकली लिखी जाएगी P ओवर, आप लिखेंगे बाय फॉलोइंग या बाय द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा म्यू थ्योरम। आप ये सारा करने के बाद मतलब आप ये सारी डायग्राम बना लें दोबारा से, तो आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग या बाय द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा म्यू थ्योरम, आपके पास क्या आएगा P ओवर OA इनटू OA प्लस Q ओवर OB इनटू OB किसके इक्वल होगा लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा की जगह पर हमारे पास क्या आएगा P ओवर OA और म्यू की जगह पर क्या आएगा Q ओवर OB। तो आप लिखेंगे इसको क्या लिखा जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा सॉरी OB, क्योंकि यहाँ पर आपके पास OB है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आएगा P ओवर OA प्लस Q ओवर OB इंटू OC की फॉर्म। आप इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 10 का। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर
सॉरी इसको आप 10 का नाम दे लें और इसको नाम दे लें आप 11 का। तो हमारे पास बाय इक्वेशन नंबर 10 और 11 अगर हम देखें, इसकी जो साइड है राइट हैंड, इसकी ये साइड p ओवर OA इंटू OA वेक्टर प्लस q ओवर OB इंटू OB वेक्टर, ये बेसिकली इक्वल है इसके। आप कह रहे हैं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 10 एंड 11, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा ये और ये कोएफिशिएंट इससे कंपेयर हो जाएगी क्योंकि इक्वल है। आपके पास इक्वल आ जाएगा रिजल्ट p ओवर OA प्लस q ओवर OB इंटू OC किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल आ जाएगा R ओवर OC इंटू OC। आप OC से कंपेयर करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, आपके पास जो भी लिखना चाहिए आप कहते हैं भाई कंपेयरिंग या बाय नेगलेक्टिंग OC ऑन बोथ साइड, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा P ओवर OA प्लस Q ओवर OB which is equal to R over OC which is our required set। So students, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई आप किसी भी जगह पर कोई ऐसा क्वेश्चन फेस करते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप हमारे जीमेल एड्रेस पर भी हमें मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल एड्रेस है alimjit235@gmail.com। तो आप क्वेश्चंस को